Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's topic in discussion is top MCQs which could be very important for your examination. So let us begin. आज हम देखते हैं बहुत सारे MCQs हम देखेंगे from different subjects, history, geography, polity सब रहेगा इधर पे. तो try आप देखिए आप कितना solve जो है वो कर पा रहे हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन है the last emperor of नंदा डायनेस्टी. ठीक है, नंदा डायनेस्टी के जो है लास्ट जो एम्पर थे वो कौन थे. तो नंदा डायनेस्टी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डायनेस्टीज इन इंडिया दैट हैड फॉर्म्ड. और उसके बाद जो है नंदा डायनेस्टी को असर्व करने के बाद जो है मौर्य डायनेस्टी जो है आया था. सो नंदास के आखिरी रूलर का नाम क्या था. महापद्मानंदा, धनानंद, अकाल अशोक या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है धनानंद. ठीक है, धनानंद जो है ये लास्ट एम्पर थे आपके. ही वॉज द लास्ट एम्पर फ्रॉम द नंदा डायनेस्टी. एंड महापद्मानंद कौन थे. महापद्मानंद वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी. ठीक है, महापद्मानंदा वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर इज धनानंद. ठीक है, धनानंद वॉज द लास्ट रूलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ड द फिफ्थ स्टोरी. ठीक है, फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार. तो कुतुब मीनार जो है ये बहुत एक हमारा वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में हम काउंट कर लेते हैं उनको. तो यहाँ पर क्या है कि कुतुब मीनार जो है इसका 5 स्टोरीज का कुतुब मीनार है. तो ये जो फिफ्थ स्टोरी है ये किसने बनाया था. ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या फिर ऑप्शन डी सिकंदर लोदी. तो अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है शुरुआत किया था. ही गेव द फाउंडेशन फॉर दी कुतुब मीनार का फाउंडेशन उन्होंने रखा. उसके बाद क्या हुआ कि ही पास्ड अवे. उसके बाद क्या हुआ कि सुल्तान इल्तुतमिश जो है उन्होंने कंप्लीटेड दी. उन्होंने 2 स्टोरी और बनाए कुतुब मीनार में. सुल्तान इल्तुतमिश ने और 2 स्टोरीज बनाई. और 5th स्टोरी जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है इन्होंने कंप्लीट किया जो आपका कुतुब मीनार है. ठीक है, और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके नाम पे वो कुतुब मीनार बनवाया था. ठीक है, तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा. फिरोज शाह तुगलक ने जो है ये आपका 5th स्टोरी बनाया कुतुब मीनार का. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन है हु इज पॉपुलरली नोन एज शेर पंजाब. ठीक है, शेर पंजाब हम किनको कहते हैं. ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी सरदार उधम सिंह. तो शेर पंजाब हम किनको कहते हैं. हम कहते हैं शेर पंजाब कहते हैं हम लाला लाजपत राय जी को. ठीक है, लाला लाजपत राय जी को जो है हम शेर पंजाब या फिर केसर पंजाब भी कहते हैं इनको. तो ये भी याद रखिएगा. लाला लाजपत राय जो है ही इज नोन एज द शेर पंजाब. और यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो है आप मुझे एक क्वेश्चन जरूर आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में. फ्रंटियर गांधी हम किसको कहते हैं. ठीक है, फ्रंटियर गांधी हम किसको कहते हैं ये मुझे बताइएगा ऑप्शन आंसर में. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका. फ्रंटियर गांधी हम किनको कहते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड. तो आपको पता होगा जो ऑल पैरेलल ऑफ सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम योर इक्वेटर टू योर पोल्स इज नोन एज लैटिट्यूड्स. मालूम होगा आप लोगों को कि अगर ये इस तरीके से इफ आई ड्रॉ द अर्थ लाइक दिस, देन यहाँ से जो शुरुआत होता है दिस इज इक्वेटर. फिर ये जो लाइंस होते हैं जो इक्वेटर से शुरू होते हैं और पोल्स पे जाके खत्म होते हैं, इन सर्कल्स को पैरेलल सर्कल्स को हम क्या कहते हैं लैटिट्यूड्स कहते हैं. तो एक डिग्री लैटिट्यूड कितना रिप्रेजेंट करता है. ऑप्शन नंबर ए 321 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 211 किलोमीटर्स, ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर्स या ऑप्शन नंबर डी 91 किलोमीटर्स. तो याद रखिएगा इट इज अराउंड 110.5 किलोमीटर्स है. इसको राउंड फिगर में हम कितना कहते हैं. हम इसको राउंड फिगर में 111 किलोमीटर्स कहते हैं. ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है 111 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंक रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है. तो बहुत टाइप के रेवोल्यूशन हुआ है. ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, व्हाइट रेवोल्यूशन आपके मिल्क से रिलेटेड है. पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है. कॉटन, गार्लिक, ग्रेप्स, अनियन. ये बहुत इजी ऑप्शंस भी है, ऑप्शंस भी काफी इजी आप यहाँ से देख के बिल्कुल बता सकते हैं. पिंक कलर किसका है. ऑब्वियसली कॉटन, गार्लिक, ग्रेप्स तीनों का पिंक कलर नहीं होता, लेकिन अनियन जो है हमारे यहाँ पे रेड अनियन कंज्यूम किया जाता है. अगर आप उसको देखेंगे इट गिव्स अस अ पिंक का टिंट जो है वो हमें देखने को मिलता है. सो पिंक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद अनियंस. ठीक है, तो अनियन से एसोसिएटेड है आपका पिंक रेवोल्यूशन. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स कौन से एक्ट के द्वारा जो है लाया गया था। ये बहुत मतलब ये जो मूव्स थे ऑफ द ब्रिटिशर्स हैड प्रूव दैट वो जो है यहाँ पर दे वर प्लांटिंग द सीड्स ऑफ डिवाइडिंग एंड रूलिंग द कंट्री। ठीक है, उन्होंने डिवाइड एंड रूल जो है वो बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था। आफ्टर 57 ओनली दे स्टार्टेड टू प्लांट द सीड्स ऑफ दुश्मनी, प्लांट द सीड्स ऑफ डिवाइडिंग एंड रूलिंग। ये जो है दुश्मनी, रूमर्स फैलाना, ये सारा जो काम है वो उन्होंने आपके 1857 के बाद ही शुरू कर दिया था। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर कम्युनल इलेक्टोरेट जो है जब अनाउंस किया था, तो वो कब अनाउंस किया गया था? 1892, 1909, रिफॉर्म्स ऑफ 1919 या फिर 1935। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, इसको हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी हम इनको कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी हम कहते हैं इस रिफॉर्म्स को। तो ये याद रखिएगा 1909 में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर कम्युनल इलेक्टोरेट लाया गया, किन के लिए? मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इशू ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायती राज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज किसके लिए हम लेकर आए हैं, कौन से एक्ट के द्वारा जो है पंचायती राज लाया है? 42nd, 44th, 73rd, 86th। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लाया गया और 74th से म्यूनिसिपैलिटीज को जो है लाया गया था। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसका सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स वाज टर्म्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1976 में आया था ये एक्ट जो है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है। कौन सा एक्ट है? 42nd, 44th, 46 या 50? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज असम आरटीआई इनेक्टेड इन असम। ठीक है, असम आरटीआई जो है वो कौन से ईयर में लेकर आए थे? वैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उसको पूरे नेशन में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 में लाया था, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने पहले ही अडॉप्ट कर लिए थे। तो आसाम में कब आया था? 2000, 2001, 2002 या फिर 2003? हाँ, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में लाया गया था। इनैक्ट जो है आपका किया गया था इन 2001 एंड आपका जो इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट किया गया था इन 2002। इनैक्टमेंट अलग चीज़ होता है, इन्फोर्समेंट अलग चीज़ होता है। इनैक्टमेंट जो है पहले हो गया था इन 2001 एंड 2002 में इसको एनफोर्स भी कर दिया था इन द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, 2001 में जो है इनैक्ट किया गया था एंड एनफोर्समेंट 2002 में किया था। विच प्लेस इज नोन एज दी पंचतीर्थ। पंचतीर्थ हम कौन से प्लेस को कहते हैं? ऑप्शन है नौगांव, बोरपेटा, माजुली या हाजो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाजो। हाजो को हम पंचतीर्थ भी कहते हैं। ठीक है, पंचतीर्थ जो है हमारा हाजो को हम कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुड बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। चक्रशिला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गोल्डन लंगूर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, गोल्डन लंगूर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है? सोनितपुर, कोकराझार, मोरीगांव या फिर शिवसागर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कोकराझार। ठीक है, कोकराझार में ये जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चक्रशिला, ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो कोकराझार would be the correct answer. It is very close to रायमोना which is home to गोल्डन लंगूर। ठीक है, रायमोना के बहुत ज़्यादा पास है। तो चक्रशिला जो है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर किसको कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विक्रम अम्बालाल साराभाई, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सतीश धवन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर होमी जे बाबा या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक है, विक्रम अम्बालाल साराभाई या फिर विक्रम साराभाई भी कहते हैं, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, हम मिसाइल मैन किनको कहते हैं? ठीक है, मिसाइल मैन हम किनको कहते हैं, ये मुझे जरूर बताइएगा। मिसाइल मैन हम किनको कहते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन एज योर होमवर्क, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया इज
सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या जय हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नेशनल मोटो जो है ये हमारा कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। वही नेशनल मोटो हमारे नेशनल एम्बलम में भी रिप्रेजेंटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, सत्यमेव जयते रहेगा, क्योंकि सत्यमेव जयते जो है हमारे एम्बलम में भी लिखा गया है, इट इज द नेशनल मोटो जो है वो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मीनिंग क्या है, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्स, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक है। ट्रूथ अलोन ट्रायम्स, हमेशा सत्य जो है वो ही जीतेगा, ठीक है। सो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते। कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद, ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मुंडक उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते का जो मोटो है वो लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सी वाटर, ठीक है। सी वाटर में इन सब चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा तो सॉल्ट जो है उसका, वो सॉल्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NaCl से करते हैं ना, कॉमन सॉल्ट NaCl से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, और Cl का मतलब क्या होता है, क्लोराइड। दैट मीन्स आंसर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड जो है, जो NaCl होगा आपका, वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। वो सबसे ज्यादा जो है समुद्र में पाया जाता है, सी वाटर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रोटेक्ट इंडियन टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन विच ईयर, ठीक है। तो इंडियन टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसको लॉन्च किया था। तो कौन से ईयर में हम लोगों ने लॉन्च किया था, 1971, 1973, 1977 या 1991। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 1973 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्टार मार्कर क्वेश्चन है। कब लॉन्च किया था हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर, सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज 1973। 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर को जो है लॉन्च किया था इंडिया में, टू प्रोटेक्ट इंडियन टाइगर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक इज, वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए लेक टिटिकाका, ऑप्शन नंबर बी लेक विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर सी लेक बैकाल या फिर ऑप्शन नंबर डी डेड सी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक, ये याद रखिएगा, वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक जो है इट इज लेक बैकाल। लेक बैकाल कहाँ है आपका, रशिया में है, ठीक है, रशिया में है आपका लेक बैकाल। ये दुनिया का सबसे गहरा सी है, ठीक है, लेक है, सॉरी, सबसे गहरा लेक जो है वो क्या है आपका, लेक बैकाल है। इसी से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, सब मुझे बताएंगे कि द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज, ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ये बताएगा कि आप कितना अवेयर हैं, ठीक है। लार्जेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड क्या है वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये याद रखिएगा, लेक बैकाल कहाँ है, रशिया में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये डीपेस्ट लेक है, बहुत गहरा है, ठीक है। द सेकेंड बैटल ऑफ तराई, बैटल ऑफ तराई जो है वो कब फॉट किया गया था, किनके बीच में फॉट हुआ था, अलेक्जेंडर एंड पोरस, राजा जयचंद एंड मोहम्मद घोरी, अकबर एंड हेमू या फिर मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। तो आपने अगर थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बैटल ऑफ तराई जो है ये फॉट हुआ था बिटवीन मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। बहुत इनके जो है यहाँ गाथाएं बहुत सुनाई जाती है अबाउट योर मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान जो है ये लड़े थे, एंड पृथ्वीराज चौहान को जो है बिल्कुल इन्होंने ऐसा कहा जाता था कि पृथ्वीराज चौहान को जो है शब्द भेद बाण जो है वो मतलब इवन इफ हिज आईज वर क्लोज, वो आवाज सुन के जो है, शब्द को सुन के ही वो मतलब ही कैन हिट द बुल्स आई, ठीक है। तो उस तरीके से जो है बहुत सारे इनकी स्टोरीज जो है पृथ्वीराज चौहान के जो बहुत सारे वीर अमर गाथाएं जो है हमें सुनाई जाती थी। तो उसमें से ये था कि उनको शब्द बाण जो है, शब्द भेद बाण ऐसे समथिंग, इट वाज समथिंग लाइक दैट, कि वो अगर उनके आईज फोल्डेड भी रहे तो भी अगर उनको कहीं से सुनाई दे गए तो फिर वो बाण चला के जो है ही कैन किल हिज एनिमी, या फिर वो जो है फिनिश कर सकते थे अपने एनिमी को। तो उनका जो है वो बहुत ज्ञानी थे इस मामले में, पृथ्वीराज चौहान जी जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, ठीक है। तो मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या लड़ा गया था, बैटल ऑफ तराई, ठीक है। बैटल ऑफ तराई जो है मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। विच प्लान बिकेम द प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए कौन सा प्लान जो है हम लोग कंसिडर करते हैं कि इंडियन का इंडिपेंडेंस उसके बाद हो गया था। ऑप्शन ए क्रिप्स प्लान, ऑप्शन बी वेवल प्लान, ऑप्शन सी माउंटबेटन प्लान या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 1947 में जो
जो माउंटबेटन प्लान आया था उसके बाद हम जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो बन गए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माउंटबेटन प्लान, ठीक है। माउंटबेटन जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीचर फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय दादा साहब फाल्के, ठीक है। दादा साहब फाल्के जी के द्वारा जो है पहला फीचर फिल्म का नाम क्या था? ऑप्शन ए आलम आरा, ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी शकुंतला या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो आलम आरा जो है फर्स्ट स्पीकिंग मूवी था, ठीक है, मतलब वो म्यूट मूवी नहीं था, उसमें बोल जो है कॉन्वर्सेशन था, ठीक है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र था वो फर्स्ट फीचर फिल्म था, बट इट वाज अ म्यूट मूवी, ठीक है, म्यूट था, मूक था, कुछ सिर्फ एक्टिंग ही किया उसमें, मतलब आवाज़ नहीं था, ठीक है। जस्ट लाइक चार्ली चैपलिन वैसे ही वो क्या था, म्यूट मूवी था। तो ये पहला राजा हरिश्चंद्र जो है दिस वाज द फर्स्ट फीचर फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय दादा साहब फाल्के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र जो है ये फर्स्ट म्यूट फिल्म एंड द फर्स्ट फीचर फिल्म था, ठीक है, ये याद रखिएगा। Which of the following is known as the name of दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री जो है वो क्या है, ठीक है। ए ऑरिजिन पॉइंट ऑफ कावेरी रिवर, या फिर बी द प्लेस फ्रॉम वेयर पेरियर फ्लोज टुवर्ड्स द नॉर्थ, या फिर ऑप्शन नंबर सी द फर्स्ट एंटार्क्टिका रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया, या फिर डी द सेंटर ऑफ रॉकेट लॉन्चिंग इन केरला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, ठीक है। तो दक्षिण गंगोत्री जो है ये फर्स्ट एंटार्क्टिका का पहला रिसर्च सेंटर है जो कि इंडिया ने बनाया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए वो भी लिख कर आई हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ भी लेकर आई हूँ कि हमारा एंटार्क्टिका में जो है ना ये क्या है, ये हमारे दो रिसर्च स्टेशन है, एक का नाम है मैत्री, दूसरे का नाम है भारती, ठीक है। मैत्री और भारती जो है ये हमारा दो रिसर्च स्टेशन है, कहाँ पर, हमारे अंटार्कटिका पे। और आर्कटिक पे हमारा एक रिसर्च स्टेशन है, उसको हम कहते हैं हिमाद्री। तो इसको याद रखने का बहुत एक अच्छा तरीका कैसे है कि अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो हमारा जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ पर ऊपर आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखे यहाँ पर आर्कटिक सर्कल है, तो आर्कटिक सर्कल हम लोग कहते हैं ना कि हिमालय हमारे ऊपर है, हिमालय हमारे नॉर्थ में है। तो हिमाद्री जो है ये कहाँ होगा, आर्कटिक सर्कल में होगा, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। हिमाद्री जो है, हिमाद्री कहाँ होगा, आर्कटिक सर्कल में होगा, क्योंकि हमसे ऊपर है, ठीक है, मतलब हमारे ऊपर है ना, तो हिमालय भी हमारे ऊपर है, तो आर्कटिक सर्कल में हिमाद्री। और बाकी दो जो बाकी है दैट इज मैत्री एंड भारती, ये दोनों कहाँ है, आपके इन दी अंटार्कटिका है। होपफुली आप लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल करके जाइएगा अच्छे से। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एसोसिएटेड विद MS स्वामीनाथन, मेधा पटकर, चंदी प्रसाद भट्ट या फिर सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, मेधा पटकर, ठीक है। मेधा पटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से एसोसिएटेड है। MS स्वामीनाथन जी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है। आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है चिपको मूवमेंट से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो मेधा पटकर जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कहाँ से जो है हमने आइडिया ऑफ प्रियम्बल लिया है, इटली, कनाडा, फ्रांस या फिर US। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ उसके बाद जो है मैं आप लोगों से एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी यहाँ से, ठीक है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, USA, ठीक है। USA से हमने आइडिया ऑफ प्रियम्बल लिया है। पर क्वेश्चन मेरा ये है, द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी हमने कहाँ से लिया है, ठीक है। अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा वहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ठीक है। ये वर्ड हम लोगों ने कहाँ से लिया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ये वर्ड हम लोगों ने लिया है, ठीक है, द वर्ड फ्रेटर्निटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है कहाँ है ये, मुंबई, कोयम्बतूर, कानपुर या फिर अहमदाबाद। तो आंसर क्या रहेगा इसका, अहमदाबाद रहेगा, ठीक है। अहमदाबाद को हम क्या कंसीडर करते हैं, द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, अहमदाबाद रहेगा, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज सहारा डिजर्ट लोकेटेड, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सकता, ईरान में नहीं हो सकता, दोनों अफ्रीका में से कोई एक आंसर होगा। साउथ अफ्रीका जो है एक कंट्री है, वहाँ पर हमें पता है बिल्कुल साउथ में है, वहाँ पर हमारा सहारा डिजर्ट नहीं हो सकता। बचा क्या, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में ही आपका सहारा डिजर्ट है, ठीक है, सहारा डिजर्ट, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, सहारा, आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका जो है दिस विल बी दी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन
मुझे लगता है हाई चांसेस है इस क्वेश्चन का आने का। सबसे ज़्यादा अगर मुझे लगता है इस पूरे हमारे ये पूरे सेशन के डिस्कशन में अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स राइट टू रिलीजन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या फिर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं और स्ट्रेस नहीं डाल सकती कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग को आना ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 इंश्योर करता है। ये बहुत बड़ा मतलब ओपन एंडेड एक राइट है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। यहाँ पर से याद रखिएगा राइट टू प्राइवेसी भी आपका, राइट टू प्राइवेसी भी आपका राइट टू लाइफ में आता है, राइट टू स्लीप भी आपका राइट टू लाइफ में आता है, ठीक है। ये सब आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है, ठीक है। आर्टिकल 21 इज एन एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट राइट। जो आप लोगों को पता होगा ना कि आर्टिकल 14 इंपॉर्टेंट रहता है, आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट रहता है, आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट रहता है, उसी के साथ साथ आर्टिकल 21 भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इनफैक्ट आर्टिकल 21 इज सो इंपॉर्टेंट दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी यू कैन कर्ब ऑल द राइट्स हियर, ठीक है। आप 14 हटा सकते हैं, आप सस्पेंड कर सकते हैं, आप आर्टिकल 17 सस्पेंड कर सकते हैं, आप आर्टिकल 19 को तो सबसे पहले सस्पेंड कर सकते हैं, बट कोई टाइप का इमरजेंसी में भी आप आर्टिकल 21 को कभी सस्पेंड नहीं कर सकते, कभी भी आप सस्पेंड नहीं कर सकते। इतना पावरफुल राइट है ये, इतना इंपॉर्टेंट राइट है। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार सबके पास है। मेरे पास है, आपके पास है, वहाँ बाहर घूम रहा एक डॉग के पास भी है, बाहर रह रहा एक मंकी के पास भी है, ठीक है। सबके पास है, भले वो बहुत ज़्यादा कोई अमीर व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा दरिद्र व्यक्ति हो, कोई भी हो, सबके पास आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूँ। आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी को अभी याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी करिए, बस याद रखिएगा आर्टिकल 21 में है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करके जाइए, मेजर चांसेस है कि आपको पूछे, ठीक है। मेजर चांसेस है कि ये आपको पूछे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा के पास पावर्स है लेकिन लोकसभा से थोड़े कम पावर्स हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लेवल्स में राज्यसभा और लोकसभा के पावर्स इक्वल है, लेकिन कहीं कहीं पर इक्वल नहीं है, थोड़े अनइक्वल पावर्स है। किसमें हो सकता है? ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल या फिर मनी बिल। तो अगर आप अगर देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स को अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो मनी बिल जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ आपके लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आपका आर्टिकल 110 एंड आर्टिकल 111, ठीक है, 112, ठीक है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बजट कहते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 312 या फिर आर्टिकल 249, ये दोनों क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास पावर्स है, ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर्स है राज्यसभा के पास। तो इसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। आर्टिकल 110 क्या है? मनी बिल है। आर्टिकल 112 क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कौन सा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता? ऑर्डिनरी बिल बिल्कुल हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी बिल्कुल हो सकता है, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी बिल्कुल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बस मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता इन राज्यसभा, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, राज्यसभा में मनी बिल जो है आपका इंट्रोड्यूस जो है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से आर्टिकल के तहत हम जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं? आर्टिकल 368, 103, 129 या 234। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 368 जो है हमारा पावर देता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, ठीक है, बीच में है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बिल्कुल भी उनको हम टच नहीं कर सकते, दे आर वेरी फंडामेंटल, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वायलेट कर देते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स आप नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर द फंडामेंटल थिंग्स, फंडामेंटल राइट्स विच आर वेरी important for moral development of the citizens of the country. So you cannot just curb the fundamental rights, but you can have some amendments in जैसे state reorganization bill, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये क्या कर सकते हैं? आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा अमेंड कर सकते हैं, बट किन्हीं जगहों पर ही कर सकते हैं, हर जगह पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है।
तो आर्टिकल 368 जो है आपको पावर्स देता है, ठीक है। ये 368 जो है पावर देता है सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। ये 3 तरीके से आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी बट प्लस, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय 50% ऑफ स्टेट, रैटिफिकेशन बाय 50% ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, 3 टाइप से जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। एक तो सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से, और स्पेशल मेजॉरिटी एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी जिन भी जब हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं, अगर वो हमारे जो हमारा शेड्यूल 7 है जो डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करता है, जो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, अगर ऐसा कुछ है, लेट्स से इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि जीएसटी है, ठीक है। जीएसटी, अब इसमें जीएसटी में थोड़े पावर स्टेट्स के पास भी है और थोड़े पावर सेंटर के पास भी है, तो ये क्या हो गया आपका शेड्यूल 7 में जो है इसको काउंट किया जाता है, बिकॉज आपका यूनियन के पास भी पावर है जीएसटी को लेकर, स्टेट के पास भी पावर है। तो अभी अगर जीएसटी में अगर कुछ चेंजेस लाना है तो हमें ये थर्ड मेजॉरिटी जो है इसके थ्रू हमें चेंज करना होगा, इसके थ्रू हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना होगा। सो दिस इज योर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय 50% ऑफ द स्टेट्स। अगर 50% ऑफ द स्टेट्स है, अगर उन्होंने भी रेटिफाई कर दिया तो हम इसको पास समझते हैं। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 368 जो है ये हमें पावर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, Alright, with this we have come to end of today's session. Hopefully you have enjoyed this session. बहुत सारे हमने questions discuss किए from various subjects. So अगर आपको अच्छा लगे, do let me know in the comment section. I can bring many more videos like this if you want. So do let me know in the comments, and please attempt those questions that I have given you as homework, and let me know in the comments there too. ठीक है? So thank you, study hard. Exam is very near. Give it your best shot, and we will meet in the next session. Thank you.